शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं। अभी एक बैठक हुई है हाल ही में, तो गवर्नमेंट ने पुट ऑफ कर दिया है। पुट ऑफ कर दिया मतलब टाल दिया है डिसीजन को, टैक्स रिलीफ फॉर कोविड-19 सप्लाईज। मतलब कोविड-19 की सप्लाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो उसका वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे या फिर अन्य जो कोई भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर सरकार को टैक्स में रिलीफ देना था। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रहे थे कि आप वहाँ से जीएसटी को हटा दीजिए, ताकि हम जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ना चीज़ें, आवश्यक चीज़ें, वो सस्ती दर पर लोगों को प्राप्त हो सके। अभी हम जो भी प्रोक्योर कर रहे हैं वो हमें महंगा पड़ रहा है। यदि उसमें से जीएसटी को हटा दिया जाता है तो हमें वही चीज़ें कम में पड़ेंगी और उसको हम अपने जनता तक कम दाम में पहुंचा पाएंगे, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का मानना था। तो जीएसटी की जो बैठक है अभी जो रही है, वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसमें कि कोरोना वैक्सीन, दवा और जो भी उपकरण थे उन पर टैक्स हटाने की मांग की गई थी। तो यदि हम स्टेट की प्रायोरिटी को देखें ना, तो सबसे पहली उनकी डिमांड यही थी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइज़र, मास्क, टेस्टिंग किट, इन सब को टेस्ट से आप फ्री कर दीजिए, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का कहना था। लेकिन जो बीजेपी रूल्ड वाले स्टेट है ना, वो कहते हैं कि सरकार जो टैक्स को कम नहीं कर रही है, फैसला सही है बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो अदर स्टेट हैं, जो कि बीजेपी वाले स्टेट नहीं हैं, वो स्टेट का कहना है कि आप टैक्स को कम करिए या फिर जीएसटी को रिमूव ही कर दीजिए। दूसरी बात ये है, जीएसटी से रिलेटेड जो कंपनसेशन है उसकी भी स्टेट ने डिमांड करी कि हमारे हिस्सेदारी जितनी बची हुई है आप उसको जल्दी से जल्दी हमें फुलफ़िल करिए, ऐसा स्टेट ने डिमांड की है। इसके बाद वाली न्यूज़ हमको देखना है म्यांमार रिफ्यूजी से रिलेटेड, ठीक है। अभी म्यांमार का जो क्राइसिस चल रहा है, तो इसके चलते चलते म्यांमार की बहुत सारी जो पब्लिक है ना, म्यांमार से हमारे इंडिया की बॉर्डर पे आई है। और बॉर्डर कौन सा वाला एरिया है? वो एरिया है मणिपुर वाला। तो यहाँ की जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है, उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है कि आप इनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। म्यांमार से आने वाले जो रिफ्यूजी लोग हैं उनको आगे इनका ऐसा कहना है कि देखिए, इनको स्पेशलाइज ह्यूमैनिटेरियन जो एजेंसीज़ हैं ना, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, इनसे ये लोग मिल सकें, इनसे इन सहायता वो ले सकें, ऐसा उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। अब यदि हम बात करें ना कि जब से मिलिट्री ने टेक ओवर किया है कंट्री में फरवरी में, तभी से 16,000 से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं उस एरिया में, जो कि क्लोज़ है 1468 किलोमीटर, इंडिया म्यांमार की जो बॉर्डर वाला एरिया है, ठीक है। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये लोग क्रॉस कर चुके हैं मिजोरम और मणिपुर को, जब से मिलिट्री का वहाँ पर रूल आया है। अब ये इन लोगों का कहना है, देखिए, ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम म्यांमार के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इस हिसाब से सोचते हुए हमें इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा कहना है इस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं उन सभी का। और बहुत सारे जो एनजीओज़ हैं हमेशा इस प्रकार से चर्चा में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। एनजीओ और जो लोकल एक्टिविस्ट हैं, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स और अन्य जो आवश्यक आइटम है ना, इसेंशियल आइटम है, मोर देन 500 रिफ्यूजीज़
इन बॉर्डर विलेज, ऐसा इस संगठन का कहना है। आज स्टेट वाले हिस्से में हम देखेंगे मणिपुर के बारे में, ठीक है। भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसके एकदम लास्ट पॉइंट पर स्थित है मणिपुर, और इसी के साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ में, ठीक है। यदि इसके आप नॉर्थ में जाएंगे तो नागालैंड के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी है कोहिमा। और यदि आप इसके पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ जाएंगे तो असम के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी कैपिटल है दिसपुर। और नीचे तरफ आप जाओगे तो मिजोरम के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी है आइजोल। और कर्क रेखा के ये जस्ट ऊपर में पड़ता है, ठीक है। अब कुछ बातें हैं मणिपुर से रिलेटेड जिनको हम जान लेते हैं। मणिपुर की स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को, और इसकी राजधानी भी 1972 को 1972 में बनाई गई थी। यहाँ की सबसे बड़ी जो सिटी है वो इम्फाल है। इसको द लैंड ऑफ ज्वेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पुराने टाइम में यहाँ पर एक किंगडम का रूल हुआ करता था, ठीक, कांगलीपाक किंगडम। अब यदि थोड़ी सी पॉलिटिकल जानकारी देखें ना तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। और यदि विधानसभा की हम बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर 60 सीटें। और यहाँ पर विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, यहाँ पर नहीं है। यदि हम यहाँ पर पाए जाने वाली जो ट्राइब्स हैं उनकी बात करें तो मिटाई, ठीक है, पांगन्स मतलब मणिपुरी मुस्लिम जिनको कहा जाता है, नागा ट्राइब्स, कुकी या फिर जो ट्राइब्स भी कहा जाता है, ये सारी जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। रिवर्स की यदि हम बात करें तो बराक रिवर, मणिपुर रिवर, इम्फाल रिवर, आयरिल रिवर, नाम्बुल रिवर, सेकमाई रिवर, चाकपी रिवर, थाउबल रिवर और खुगा रिवर यहाँ पर पाई जाती है। नेशनल पार्क यहाँ पर 2 मेन हैं, ठीक है, काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क और है सिरोही नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क हैं, मणिपुर में स्थित है, हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 304B। ये जो धारा है दहेज वाला जो केसेस महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना, उससे रिलेटेड है। देखिए सेक्शन 304B ये कहता है कि यदि किसी महिला की मृत्यु के पहले, मतलब एक पीरियड निर्धारित कर दिया गया है कि 7 साल के अंदर में यदि किसी महिला की डेथ होती है और डेथ के जस्ट पहले उसको जलाया गया है या फिर किसी प्रकार से उसकी बॉडी में इंजरी की गई है, और ये पता लग जाए कि ये जो उसको जलाया गया या फिर उसको इसकी बॉडी में इंजरी की गई वो दहेज मांगने के लिए की गई थी, चाहे उसका पति हो चाहे उसके फैमिली वाले हों, तो ऐसी जो हत्या हुई है, ऐसी जो डेथ हुई है, देखिए नॉर्मली डेथ तो होती ही रहती है, लेकिन यदि इस प्रकार की डेथ होती है तो ये वाली डेथ डाउरी डेथ, दहेज हत्या के रूप में मानी जाएगी। और इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक हो सकता है, ये कहता है सेक्शन 304B। अब इसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करी है, उसको क्लियरली बताया है कि इसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो थोड़े उलझाने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दहेज हत्या के मामले में दहेज की मांग अगर महिला की मौत के काफ़ी पहले भी की गई थी तो ये भी दहेज हत्या ही मानी जाएगी, क्योंकि दहेज से रिलेटेड जो उसको प्रताड़ित किया जाता है और दहेज हत्या में बहुत ही ज़्यादा करीबी संबंध होता है, ठीक है। अदालत का कहना है कि धारा 304B में लिखे सून बिफोर का मतलब होता है ठीक पहले को हम इमीडिएट बिफोर मतलब तत्काल पहले के तौर पर नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक जानकारी और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए CRPC की जो धारा 313 है ना, इसके तहत में दर्ज होने वाले अंतिम बयान कई बार आरोपी से पूछताछ किए बिना दर्ज कर लिए जाते हैं।
मतलब जैसे यदि कोई पति आरोपी है तो बिना ही उससे पूछताछ किए बिना उसके ऊपर बयान दर्ज कर लिए जाते, मतलब उसकी रिपोर्ट को सही मान लिया जाता। ठीक है। धारा 313 के तहत दर्ज होने वाले आरोपी के बयान को सिर्फ प्रक्रिया औपचारिक रूप से नहीं आपको मानना है, कानून में व्यक्ति को अपने बचाव का एक लास्ट मौका मिलता है। इसलिए अदालत को ट्रांसपेरेंसी और सावधानी के साथ में आरोपी से धारा 313 के तहत सवाल पूछने चाहिए। ठीक है। और इसका उन्होंने हवाला दिया, इसका एक रिकॉर्ड है 2010 का, सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य। ठीक है। इसमें कहा कि कभी कभी क्या होता है ना, लड़की वाला जो पक्ष है पति के परिजनों को भी फंसा देता है, जबकि उनका उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इस प्रकार से भी हमें ध्यान रखना है कि जो इनोसेंट लोग हैं ना वो परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एक फ्रीडम फाइटर हैं TM कल्याणन, जिनकी डेथ हो गई है। ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर भी रहे थे। इनके बारे में हम देख लेते हैं। कल ही हमने पढ़ा था कि एक और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी डेथ हुई थी, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। इनकी एज बताई जा रही है 101 साल, और ये रहने वाले थे थिरुचिगेंडे इन वेस्टर्न तमिलनाडु, यहाँ पर इनकी डेथ हुई है। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1921 को अकारीपट्टी विलेज इन नामाक्कल। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था 19 साल की उम्र में, और फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने हिस्सा लिया था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट मतलब होता है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद ये इलेक्ट हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब वो 28 साल के थे। ठीक है। और उस टाइम में यदि हम देखें ना तो यंगेस्ट मेंबर रहे थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। ठीक है। इसके बाद वो मेंबर भी रहे इंडिया के पहले प्रोविजनल पार्लियामेंट में। इसके बाद इन्होंने सेवा करी एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तमिलनाडु में, और MLA भी रहे 3 बार। कब से लेकर कब तक? 1952 से लेकर के 1967 तक। ठीक है। ऐसा उनके फैमिली मेंबर्स का कहना है। देखिए, गांधी की विचारधारा से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है। फ्रीडम फाइटर थे। और दूसरी बात, इन्होंने काम किया था BR अम्बेडकर के रास्ते पर। ठीक है। ठीक है। तो इन्होंने गांधी जी के मार्ग पर तो काम किया ही था, इसके साथ साथ में, ठीक है, इन्होंने BR अम्बेडकर के साथ में, और इसके पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे थे के कामराज, इनके साथ में भी इन्होंने काम किया था। इसके अलावा इन्होंने सलेम डिस्ट्रिक्ट जिला बोर्ड का प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। ठीक है। ये कई प्रकार के काम में काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। ठीक है। जैसे कि 2000 स्कूल की स्थापना करना हो, ठीक है, सलेम डिस्ट्रिक्ट में। और यदि हम बात करें तो ये इन्होंने सहायता कुछ और क्षेत्रों में भी करी थी, जैसे कि घाट रोड का कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया था कोहली हिल्स तक। ठीक है। और भी कई सारे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं और जो वेरियस अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं ना, ठीक है, सलेम डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि सलेम शामिल है, नामाक्कल शामिल है, कृष्णगिरी और धर्मपुरी शामिल है। ये वाले एरिया में इन्होंने काफ़ी काम किए थे। इसके बाद एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास के आने से जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों की डेथ हुई है, इंजरी हुई है, घर बह गए हैं या घर तबाह हो गए हैं, तो उनकी हेल्प के लिए नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ का प्रावधान किया है। 500 करोड़ उड़ीसा को मिलेगा, 500 करोड़ मिलेगा झारखंड को। और जो बंगाल तथा झारखंड है, इनको रिलीफ बेस्ड जो रिलीफ मिलेगा वो रहेगा डैमेज के ऊपर, कितना इनको डैमेज हुआ है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर MR मोदी ने अनाउंस किया था एक्स ग्रेटिया ऑफ 2 लाख।
ठीक है। जैसे यदि किसी परिवार वाले के व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना, तो उसको 2 लाख रुपया हम देंगे बोल रहे थे, और 50,000 ऐसे 50,000 उनको दिया जाएगा जो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं साइक्लोन के ड्यूरेशन में। देखिए कुछ कुछ तो कदम वो पहले ही उठा चुकी कैंसर का, जैसे कि 1 मई को सेंट्रल ने रिलीज़ किया था 641.6 करोड़ रुपया एडवांस के तौर पर, पहली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सेंट्रल का एक शेयर का समझ लीजिए, किसके लिए? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के रूप में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका एफडीआई की डिमांड कर रहा है, तो उसी पर इंडिया अपनी क्या राय जाहिर कर रहा है। देखिए इंडिया ने तो अभी कोई अपनी राय को व्यक्त नहीं किया है, श्रीलंका की तरफ से किया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो श्रीलंकन प्रोजेक्ट है, ऐसा श्रीलंका की तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है, जो कोलंबो पोर्ट सिटी का जो डेवलपमेंट है ना, उसी से रिलेटेड वो उनका ऐसा कहना है। लेकिन इंडिया का ऐसा कहना है कि देखिए बहुत सारी याचिकाएं तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डिसीजन दिए थे। इसके बाद श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस पर एक कानून बना लिया है, तो कानून की फाइनल जो प्रति है ना अभी जनता के सामने आने वाली है, इसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे, ऐसा इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है। आगे कुछ डिटेल बताई जाती है कि इसमें चाइना ने सहायता किया है 1.4 बिलियन डॉलर, ठीक है, की हेल्प इसमें किया है, और इसको बताया जा रहा है फाइनेंशियल हब के तौर पर, और बताया ये जा रहा है कि 83,000 जॉब यहाँ पर क्रिएट होने वाली हैं, और 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसमें आने वाला है।